स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंजाब एंड बिहार सर्कल का एमटीएस का क्वेश्चन पेपर है 2020 का। सेम ही क्वेश्चन पेपर था दोनों का, तो एक ही वीडियो में इसको हम सोल्व करेंगे। साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की 40 क्वेश्चन पेपर्स की आपको पीडीएफ फाइल जो है वो दी जाएगी विद सॉल्यूशन, वो आपको मिलेंगे। तो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स और जीके आपको अच्छे से करवाया जाएगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप चाहे कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता है आपके एमटीएस का जो सिलेबस है वो आपके पीए के सिलेबस में भी है और आपके पोस्टमैन के सिलेबस में भी। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी करवा देगा और आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और साथ साथ में देखिए ऑप्शंस में हर एक क्वेश्चन की बोलता हूँ, आप अपने आंसर्स खुद से दीजिए क्योंकि आपकी तैयारी, एग्जाम आपको देना है, एग्जाम मुझे नहीं देना है। तो आपको अपने आंसर्स खुद पहले देने हैं, उसके बाद दूसरे आंसर जो मैं बताऊंगा वो आप देखिए और आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितना आता है। अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर आ जाए, इसी तरह का आ जाए, तो आप कितने मार्क्स उसमें ला सकते हैं। तो वो चीज़ आपको करनी है, वो आपको अपने आंसर्स खुद देने हैं पहले, उसके बाद। और अगर किसी मेरे क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन जो है वो सभी प्लीज़ ज़रूर चेक करें क्योंकि कोई क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है हम वहाँ पर करेक्ट कर देते हैं, तो आप उसको वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is prohibited in inland postal transmission? अंतर्देशीय डाक प्रसारण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधित है, कौन सा निषिद्ध है, आप नहीं भेज सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है एक्सप्लोजिव्स अंडर इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत अगर कोई भी विस्फोटक सामग्री है आप उसको नहीं भेज सकते हैं। एनी लिविंग थिंग, कोई भी जीवित प्राणी आप नहीं भेज सकते हैं। या फिर गोल्ड कोइन एक्सीडिंग ₹10,000 रुपीज़ वैल्यू, 10,000 रुपये से अधिक के सोने के सिक्के अगर हैं उनको भी आप नहीं भेज सकते हैं। ऑल दी अबव। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा आपके पास, डी। ये सारी चीज़ें आपकी प्रोहिबिट है। अगर आपके पास 10,000 रुपये से अधिक के सोने के सिक्के हैं तो आप उसको पोस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको निषिद्ध माना जाएगा। उसके बाद कोई भी आप जीवित जानवर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उससे किसी भी दूसरे आर्टिकल को नुकसान हो सकता है, या फिर जो भी कर्मचारी हैं डाकघर के उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। या फिर कोई भी आप विस्फोटक सामग्री नहीं भेज सकते हैं जो आपकी भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी, ऑल दी अबव। ये सारी ही निषिद्ध डाक वस्तुएं हैं। Which of the following mutual funds are available in designated post offices in India? निम्नलिखित में से कौन से म्यूचुअल फंड भारत के नामित डाक घरों में उपलब्ध हैं? अब देखिए पोस्ट ऑफिसेज में सिर्फ एक प्रकार के ही म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, और वो कौन से हैं आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे यूटीआई, एसबीआई, L&T म्यूचुअल फंड या फिर रिलायंस म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपके पास यूटीआई म्यूचुअल फंड जो है सिर्फ यही पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, डाक जीवन बीमा की शुरुआत कब हुई? पीएलआई की यहाँ पे पूछा गया है। इसकी पूरी डेट याद रखना, पूरी डेट मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप अपना आंसर देख लीजिए। 1824, 1884 या फिर 1984 या फिर 1894। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा आपके पास, बी, 1884। और यहाँ पे जो मंथ है और तारीख है वो क्या है, 1 फरवरी 1/2/1884 को इसकी शुरुआत हुई। पीएलआई की, आरपीएलआई की कब हुई, 1995 में। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जब पीएलआई की शुरुआत हुई तो सिर्फ मेल कर्मचारी जो थे उन्हीं के लिए ये शुरुआत हुई थी, जो फीमेल कर्मचारी थे उनके लिए इसकी शुरुआत बाद में हुई। कौन से सन में हुई वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। दोनों में पूछा जाता है ये कि कब आपके फीमेल के लिए भी, फीमेल एम्प्लॉइज के लिए भी इसको बढ़ाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इज एलिजिबल फॉर आरपीएलआई। तो यहाँ पे बड़ी बार पूछा जाता है कि पीएलआई के लिए कौन एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे आपका आरपीएलआई के लिए पूछा गया है। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो होती है आपकी, उसके लिए कौन आपका पात्र है, कौन एलिजिबल है। फॉरेन रेजिडेंट्स, विदेशी निवासी, सबसे पहले आपको ये देखकर ही पता चल रहा है ये नहीं होगा। उसके बाद है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारतीय, ये भी नहीं होगा। माइनर्स लिविंग इन रूरल एरिया, सो माइनर्स के लिए भी नहीं है क्योंकि आपको पता है आपकी जो भी पॉलिसीज हैं 18 साल की उम्र के बाद आप ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते हैं, तो माइनर वाला भी गलत हो जाएगा।
परमानेंट इंडियन रेजिडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज हु हैव अटेन्ड मेजोरिटी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी, भारतीय निवासी जिन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? डी, जो भी परमानेंट इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए आरपीएलआई जो है हमारी सुविधा ये वाली है। और पीएलआई के लिए आपको पता है जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी हैं, डिफेंस अथॉरिटीज़ हैं, या स्कूल्स के टीचर्स हैं, बैंकों के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए उपलब्ध होती है। मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिपॉजिटेड इन अ ईयर इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट जो होता है आपका लोक भविष्य निधि खाता जो होता है, एक वर्ष में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है? मैक्सिमम आप इसमें एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं? ध्यान रखना है पीपीएफ और एसएसए दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ पे इसके अकाउंट ओपनिंग की सिर्फ अलग है, कितने रुपए से आपका एसएसए का अकाउंट खुलेगा और पीपीएफ का जो खुलता है वो दोनों अमाउंट आपकी अलग है, लेकिन एक साल में आप मैक्सिमम इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं वो दोनों के लिए सेम है। 15,000 है, उसके बाद हमारे पास 1,50,000, उसका 15 लाख है, या फिर आपके पास है 1 लाख। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास 1,50,000, 1.5 लाख रुपए आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं पीपीएफ में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी सेम है, इसमें भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे अकाउंट खुलने के बाद जो आप सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करते हैं, आप चाहे पीपीएफ में कर रहे हैं, आप चाहे एसएसए में कर रहे हैं, दोनों 50 रुपए के मल्टीपल में, आप जब भी सब्सिक्वेंट डिपॉजिट करेंगे कितने के मल्टीपल में होगा? 50 रुपए में। यदि आप उस कन्या में या पीपीएफ में पैसे जमा करवाने जाएंगे, आप 50 रुपए करवा सकते हैं, आप 50 के मल्टीपल में 100 रुपए, उसके बाद 150 रुपए, इस तरह से आप इसमें करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी यूजली क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ, सुकन्या समृद्धि खाता आमतौर पर कितना समय पूरा होने के बाद बंद किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा गया कि आपका जो एसएसए का अकाउंट होता है ये मैच्योर कब होगा, कब इसकी परिपक्वता अवधि आएगी? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 20 ईयर्स, 14 ईयर्स, 21 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 21 ईयर्स। आपके खाता खुलने के 21 वर्ष बाद ये मैच्योर होगा। आप इसमें डिपॉजिट कितना कर सकते हैं? 14 ईयर्स। कुछ एक स्टूडेंट्स को ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये समझते हैं कि लड़की की उम्र 14 साल होने तक ही उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपने जब अकाउंट खुलवाया, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अकाउंट खुलने से लेकर आपके 14 साल तक, अगर आपने आज अकाउंट खुलवाया तो उसके नेक्स्ट 14 साल तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ना कि लड़की की आयु 14 वर्ष होने पर आप उसमें उसके बाद डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप आज 1 तारीख को अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अगले 14 साल तक उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैच्योर कब होगा? जब उसकी एज जो है वो आपके खाता खुलने से 21 वर्ष बाद ये मैच्योर होगा। लड़की की आयु का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, उसके यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं है। Which is true regarding features of International Tracked Packet Service? ITPS की फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विस की विशेषताओं के संबंध में कौन सा सत्य है? सबसे पहले यहाँ पे पैकेट्स अप टू 5 किलोग्राम कैन बी सेंट, available only for Asia Pacific countries, track and trace facility not available, does not need custom clearance। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या होगा आपके पास? बी। यहाँ पे ये सिर्फ आपकी एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए, केवल एशियाई प्रांत देशों के लिए उपलब्ध है। अब यहाँ पे इसके वेट की बात करें तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम तक के पैकेट आप इसमें भेज सकते हैं। उसके बाद इसमें ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस आपको जरूर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? अवेलेबल ओनली फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। बाकी सारी ऑप्शंस आपकी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिटर्न लेटर ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एट। तो ये हम पे देखिए क्या है हमारे पास, आरएलओ की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? रिटर्न लेटर ऑफिस है। रिटर्न नहीं है, ध्यान रखना है, रिटर्न है, NED है। ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है जब भी, तो इसमें कई बार रिटर्न लेटर ऑफिस लिखा होता है, आप उसको ना करें क्योंकि वो गलत है। और आप अगर आपकी आंसर की में ऐसा आता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं उस चीज़ के लिए और आपको उसके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पूछा गया कि जो रिटर्न लेटर ऑफिस होते हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं?
हेडक्वार्टर्स ऑफ पोस्टल सर्कल इन एवरी पोस्टल सर्कल इन डाक भवन ओनली, या फिर प्रत्येक रेलवे मेल सर्विस कार्यालय में। तो आपके जो रिटर्न लेटर ऑफिस होते हैं कहाँ पे होते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्कल, डाक सर्कल के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में ये स्थित होते हैं। और आरएलओ में क्या काम किया जाता है, आपके जितने भी रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं, मना किए हुए जो आर्टिकल होते हैं, बिना पते वाले आर्टिकल्स होते हैं, उन सभी का निपटान किया जाता है। या फिर कोई भी ऐसा आर्टिकल जो अनक्लेम्ड है, कोई भी उसके ऊपर दावेदार नहीं है, उन सभी आर्टिकल्स का निपटान जो है वो रिटर्न लेटर ऑफिस में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएलओ में क्या काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ सेट ऑफ अ ट्रांजिट मेल सेक्शन इज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिट मेल सेक्शन, क्योंकि ये पूछा जाता है कि क्या चीज़ होती है आपकी। तो ट्रांजिट मेल सेक्शन जो होता है ये क्या होती है, एक पहले सबसे पहली बात की रेलवे मेल सर्विस की ये ब्रांच है। उसके बाद हमारे पास जो क्या करता है, बंद थैले जो होते हैं आपको उनको प्राप्त ये करेगा और उनका प्रेषण करेगा। लेकिन ये आपके जो भी डाक होती है आपके, अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बोला कि क्लोज्ड बैग जो होते हैं, बंद थैले जो होते हैं उनको प्राप्त करेगा और उनका प्रेषण करेगा। लेकिन बीच में ये बात नहीं आई कि इनको खोल के इनके अंदर जो भी लेटर्स होंगे उनके साथ ये कुछ करेगा या उनकी छंटाई करेगा, वितरण करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। बंद थैले आए, बंद थैलों का ही आगे डिस्पैच कर देगा, आर्टिकल्स के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपका जो ट्रांजिट मेल सेक्शन होता है, आपका पारवहन डाक जो अनुभाग होता है, कार्यालय नहीं है यहाँ पे, अनुभाग होगा, जो आपका पारवहन डाक अनुभाग होता है, ये बंद थैलों की छंटाई नहीं करता है। और यहाँ पे इसका इंचार्ज कौन होता है, या तो आपका मेल एजेंट होगा या फिर आपका मेल गार्ड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं, SSRM सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, मेल गार्ड या फिर पोस्टमैन। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका मेल गार्ड हो जाएगा। मेल गार्ड या फिर मेल एजेंट दोनों में से कोई भी होगा। HRO डील्स विद हेड रिकॉर्ड ऑफिस, यहाँ पे हमारे पास पूछा गया किससे डील करता है। सबसे पहले हमारे पास क्या बोला गया है, प्रेपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ RMS डिवीजन, रेलवे मेल सर्विस डिवीजन के वेतन बिल तैयार करता है। प्रेपरेशन ऑफ कॉन्टीजेंट विल्स ऑफ एंटायर सर्कल, सर्कल के आकस्मिक विलों को तैयार करता है। डिलीवरी ऑफ मेल्स, डाक का वितरण करता है। डिस्पर्सल ऑफ पेंशन टू जनरल पब्लिक, उसके बाद आम जनता को पेंशन का वितरण करता है। अब देखिए जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। अब उनको ये लगेगा मैं ए ऑप्शन सही बोलूंगा, वो बोलेंगे नहीं बीवी तो सही है, ठीक है, ए तो चलो सही है लेकिन बी भी सही है। लेकिन जिन्होंने अच्छे से ये लाइन पढ़ी है उनको पता है एंटायर सर्कल के नहीं बनाता है, सिर्फ अपने डिवीजन के बनाएगा। हेड रिकॉर्ड ऑफिस जैसे RMS डिवीजन के यहाँ पे क्या कर रहा है, वेतन बिल को तैयार कर रहा है, वैसे ही अपने डिवीजन के आकस्मिक बिल तैयार करता है, ना कि डाक सर्कल के। तो जिन्होंने ये लाइन अच्छे से पढ़ी है और जिन्होंने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा सिर्फ वही कर पाएंगे, बाकी जरूर इसको गलत करेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। डिलीवरी ऑफ मेल्स नहीं करता है, वितरण का काम नहीं करेगा, आर्टिकल्स को वितरित नहीं करेगा और ना ही जनता को ये पेंशन बांटेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका हेड रिकॉर्ड ऑफिस किसके साथ डील करेगा, प्रेपरेशन ऑफ सैलरी बिल्स ऑफ RMS डिवीजन एंड प्रेपरेशन ऑफ कॉन्टीजेंट बिल्स ऑफ द डिवीजन, ना कि एंटायर सर्कल। तो यहाँ पे अगर ये हमारे पास होता डिवीजन तो ये भी आपकी ऑप्शन सही हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंश्योर्ड बैग, बीमित बैग के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है। गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल, सबसे पहले ये बीमित पार्सल को कवर देता है, उनको ट्रांसमिशन के दौरान और अधिक सुरक्षा देने के लिए ये क्या करता है, उनको कवर देता है। उसके बाद हमारे पास नेवर एनक्लोज्ड इनसाइड पार्सल बैग और मेल बैग, इन्हें कभी भी पार्सल थैले में या मेल बैग में, डाक थैले के अंदर आप नहीं डाल के भेजेंगे। These are not due bags, these do not contain any list of contents। तो इंश्योर्ड बैग के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, ये ना ही आपकी कैटेगरी में आते हैं अनयूजुअल वाली, ना ही आते हैं ड्यू वाली, अपेक्षित में भी नहीं आएंगे और अनयूजुअल में भी नहीं आएंगे। तो ये सी ऑप्शन जो आपकी सही है कि ये आपके ड्यू बैग में नहीं आएंगे, ठीक है। अनयूजुअल बोला होता है कि अनयूजुअल बैग में नहीं आते तो भी वो सही होती। उसके बाद हमारे पास क्या बोला गया, गिव कवर टू इंश्योर्ड पार्सल, बिल्कुल सही है। ये इंश्योर्ड पार्सल को, बीमित पार्सल को सुरक्षा देते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन के दौरान उनको कवर करते हैं। और यहाँ पे दीज डू नॉट कंटेन एनी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, इसमें जो सामग्री आप भेजेंगे उसकी कोई भी सूची नहीं होगी। तो लिस्ट जो है वो कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट भेजी जाती है उसमें आपके जो भी कंटेंट्स आप इस इंश्योर्ड बैग में भेजेंगे उसकी सूची भी उसी में आपको मिलेगी, ऑर्डिनरी पार्सल लिस्ट में आपको मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गलत है वो कौन सी है, नेवर एनक्लोज्ड इनसाइड पार्सल बैग और मेल बैग, इसको ऑलवेज होगा, ऑलवेज एनक्लोज्ड इनसाइड पार्सल बैग और मेल बैग, हमेशा इसको पार्सल थैले में या डाक थैले के अंदर आपको भेजना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बी।
विच इज ट्रू रिगार्डिंग स्पेशल बैग्स, स्पेशल बैग के संबंध में कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए जो स्पेशल बैग होते हैं सबसे पहले कौन इनका यूज करने का हकदार है, किसके कोरस्पोंडेंस के लिए इनका यूज किया जाता है, सारा एक बार डिटेल में पढ़ लेना, बार बार यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। दीज आर ड्यू बैग्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि ड्यू बैग्स और अनयूजुअल बैग्स जो होते हैं उनमें आखिर फर्क क्या है। तो यहाँ पे हमने अभी किया कि ड्यू बैग, अभी यहाँ पे एक अनयूजुअल बैग हम करेंगे। अनयूजुअल बैग वो बैग होते हैं जब जिनकी ज़रूरत पड़े उनको सिर्फ तभी बनाया जाना चाहिए, और आपके जो ड्यू बैग होते हैं ये होते हैं अपेक्षित थैले, इनको आपको बनाना ही पड़ेगा, या तो आप इनको डेली बनाएंगे या फिर रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। वो पहले ही निर्धारित होता है कि आपको कब कब ये बनाने हैं। तो ये होते हैं आपके। अब देखिए आपको मैं ड्यू बैग बताता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे आपका अकाउंट बैग है, ठीक है, मेल बैग है, ये क्या है आपके, आपने देखा होगा अकाउंट बैग आपका डेली का डेली आता है, चाहे उसमें कुछ भी डालने के लिए ना हो फिर भी आपका अकाउंट बैग आएगा। मेल बैग जो होता है वो भी डेली आता है, चाहे वो खाली ही क्यों ना आए। रजिस्टर्ड बैग जो होता है, आर बैग होता है, चाहे आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड आपका आर्टिकल नहीं आ रहा है या आप उसको नहीं भेज रहे हैं तब भी आपको रजिस्टर्ड बैग बनाना है। बीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एसओ की बात कर रहा हूँ। जो एसओ में काम करते हैं उनको पता है कि जब भी वो आपका रजिस्टर्ड बैग, कोई भी रजिस्ट्री नहीं है पोस्ट करने के लिए, एम्प्टी रजिस्टर्ड बैग बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, आपको करना ही पड़ेगा, वो बैग आपको भेजना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको डेली भेज रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर आपको भेजनी है, उनको कहा जाता है ड्यू, अपेक्षित, ये भेजने हैं। अब दूसरा अनयूजुअल की बात करें, जैसे आपके पार्सल थैले हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे स्पेशल बैग हो जाएंगे, कैंप बैग हो जाएंगे। ये क्या है, जब भी इनकी ज़रूरत पड़े, यानी कि जब इनकी ज़रूरत है, आर्टिकल भेजने हैं, आपके जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं आपके वो आ गए हैं, ठीक है, जिनके लिए स्पेशल आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए कोई आर्टिकल आ गया तो उनके लिए स्पेशल बैग बनाए जाते हैं। तो डेली नहीं बनाए जाएंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बनाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका फ़र्क ड्यू बैग में और अनयूजुअल बैग में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेशल बैग के बारे में बोला गया है, दीज आर ड्यू बैग्स, तो ये गलत है, ड्यू नहीं है, क्योंकि ये जब ज़रूरत पड़ेगी इनको तभी बनाया जाएगा। When dispatched they are treated as unusual bags। जब इनको प्रेषित किया जाता है तो इनको असामान्य बैग के रूप में माना जाता है, अनयूजुअल बैग के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास है कंटेन्स कोरस्पोंडेंस बिटवीन टू ब्रांच ऑफिसेज, दो शाखा कार्यालयों के बीच में, दो शाखा डाकघरों के बीच में जो पत्राचार का आदान प्रदान होता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंटेन्स रजिस्टर्ड आर्टिकल ओनली, इसमें केवल आपके पंजीकृत लेख शामिल होंगे। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। इसमें पंजीकृत लेख शामिल नहीं होते हैं, इसमें ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं, आपके जो अनरजिस्टर्ड हैं वो भी हो सकते हैं, बिना पंजीकरण वाले हो सकते हैं। और जब इसको भेजा जाता है तो इसको ड्यू बैग की तरह नहीं, अनयूजुअल बैग की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास भी। और कौन से आर्टिकल, किसके लिए आर्टिकल्स को भेजा जाता है आपके स्पेशल बैग में, वो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रायल कार्ड कंटेन्स ऑन इट्स बैग। ट्रायल कार्ड जो होता है आपका, आजमाइश कार्ड जो होता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ रिसिप्ट, प्राप्ति का स्रोत, उसके बाद डेट स्टैंप ऑफ ऑफिस, कार्यालय की दिनांक स्टैंप, मैनर ऑफ डिस्पोजल, इसके निपटान का तरीका, और ऑल दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी। आपके ट्रायल कार्ड के पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रायल कार्ड का यूज़ क्यों किया जाता है, कौन से फोरम के ऊपर ये बनता है, और क्या इसका उद्देश्य होता है, क्यों इसको भेजा जाता है, और प्राप्ति होने के समय पर पोस्ट मास्टर जो कौन कौन सी चीज़ें नोट डाउन करेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कर लीजिएगा। ट्रायल कार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरह के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेल बैग्स कंटेनिंग अ कैश बैग इज डिनोटेड बाई। तो जब भी आपके जो मेल बैग होते हैं, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं मेल बैग, उसके अंदर आपने कैश बैग अगर भेजा है तो यहाँ पे आपका मेल नहीं होगा, रजिस्टर्ड बैग होगा, ठीक है। जब भी रजिस्टर्ड बैग के अंदर कोई भी आप कैश बैग भेजते हैं तो उसको मेल लिस्ट में कैसे दर्शाया जाता है, LRFM। अगर वॉल्यूम 5 में हमने पढ़ा है तो हमने क्या पढ़ा है, उसमें F पढ़ा है, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आपको इसकी जगह P देखने को मिलेगा। तो P इसकी करेक्ट ऑप्शन है, F भी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। F आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम 5 में लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जाता है और ऑप्शन में दिया जाता है वो P दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर P होता तो हम उसको करेक्ट मानते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पोस्टल रीजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पोस्टल रीजन किसके नियंत्रण में होता है, आपका सर्कल किसके नियंत्रण में होता है, डिवीजन किसके नियंत्रण में होता है, सब डिवीजन किसके नियंत्रण में होता है, हर एक का आपको पता होना चाहिए।
और यहाँ पे देखिए पोस्ट मास्टर जनरल PMGV यहाँ पे लिखा हो सकता था, आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। सीनियर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस मेंबर्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका पोस्टल रीजन होता है ये PMG पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर आता है, और अगर सर्कल होता तो CPMG के अंडर आता, डिवीजन होता तो सुपरिटेंडेंट के। कुछ एक यही गलती कर देते हैं, डिवीजन को उसके पोस्ट मास्टर के अधीन बता देते हैं, और सब डिवीजन आपका इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है। एट प्रेजेंट पोस्टल सर्विस बोर्ड हैज़ मेंबर्स। वर्तमान में डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? ऑप्शंस क्या है? 3, 4, 5 या फिर 6। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 6 मेंबर्स हैं इसमें आपके पास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। विच टाइप ऑफ फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्ट ऑल टाइप ऑफ पोस्टल बिजनेस। निम्न में से किस प्रकार के डाकघर सभी प्रकार के डाक व्यवसाय कर सकते हैं? यानी कि जितनी भी पोस्टल ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो सेविंग, SB, RD, TD कोई भी करनी हो, चाहे पोस्ट करना है कुछ भी। अब देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोलेगी? हेड पोस्ट ऑफिस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट ऑफिस, फ्रेंचाइज ऑफिस, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के साथ HO जो होता है उसके साथ आपका SO भी सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकता है, लेकिन ब्रांच ऑफिस नहीं कर सकता है। BO में सारे काम आपके नहीं होते हैं, ठीक है। आप MIS नहीं कर सकते हैं, BO में आप KVP नहीं कर सकते हैं, वो ऑप्शंस आपके पास है ही नहीं। लेकिन HO और SO को ये अधिकृत किया गया कि वो सारी की सारी पोस्टल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ। प्रथम श्रेणी का प्रधान कार्यालय जो होता है, प्रधान डाकघर जो होता है, किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है? सीनियर पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर या फिर सब पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? चीफ पोस्ट मास्टर के अंडर ये आता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रांच पोस्ट ऑफिस कैन बी ओपन डेली फॉर मैक्सिमम ऑफ। शाखा डाकघर प्रतिदिन कितनी अवधि के लिए? तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ हिंदी में थोड़ा गलत है, कितनी अवधि के लिए खोले जाते हैं ये नहीं है क्वेश्चन। शाखा डाकघर प्रतिदिन अधिकतम कितनी अवधि के लिए खोले जाते हैं? मैक्सिमम वर्किंग आवर्स की बात यहाँ पे की गई है, 6 आवर्स, 5 आवर्स, 4 या फिर 3 आवर्स। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? 5 आवर्स के लिए इसको मैक्सिमम खोला जाता है। अब यहाँ पे मिनिमम भी पूछा गया हो सकता था, तो 4 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम कितने? 5 घंटों के लिए इनको खुला रखा जाता है। Which of the following may be kept open on Sundays? निम्नलिखित में से किसे रविवार वाले दिन भी खुला रखा जाएगा? ऑप्शंस क्या है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का ये मतलब नहीं है कि फ़ोन वाले डाकघर, वहाँ पे आप जाएंगे तो काम आपको फ़ोन पे होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब होता है चल डाकघर। चल डाकघर का अब क्या मतलब हो गया कि चलने वाले हैं डाकघर। तो ये क्या होते हैं? आपके एक जगह से जाके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से फिर किसी निर्धारित जगह पे जाते हैं। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाकर ये काम करते हैं, पोस्टिंग का काम करते हैं। तो इनको मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। चल डाकघर इनको कहा जाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर, बोथ ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रविवार को जिन डाकघरों को खुला रखा जाता है वो होते हैं आपके नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड एट मैक्सिमम ऑफ पोस्ट ऑफिसेज स्पेसिफाइड इन दी लाइसेंस। मशीन फ्रैंक लेखों को लाइसेंस में निर्दिष्ट अधिकतम कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? तो अब देखिए मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल का जो लाइसेंस होता है, अब फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस कौन देता है? आपका सुपरिटेंडेंट देता है। तो यहीं पे वो बात की गई है कि जो अब फ्रैंकिंग मशीन में जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें कितने डाकघरों को निर्दिष्ट किया जा सकता है जहाँ पे फ्रैंक किए हुए आर्टिकल्स को पोस्ट किया जा सकता है। ऑप्शन है 4, 3, 2 या फिर 1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास 2 से ज़्यादा डाकघरों में इनको पोस्ट नहीं किया जा सकता है। और ये दो डाकघर होंगे सुपरिटेंडेंट के द्वारा, अधीक्षक के द्वारा इनको जो लाइसेंस होगा फ्रैंकिंग मशीन का उसमें निर्दिष्ट किया गया होगा, उसमें बताया गया होगा कि इन 2 डाकघरों में किया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन इशूड अंडर द वैलिड लाइसेंस वाई हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कैन बी यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे कुछ को ये भी पता नहीं चलता है कि हेड ऑफ पोस्टल डिवीजन कौन होता है, SP या फिर SSP, ठीक है, सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो डाक विभाग के प्रमुख द्वारा वैध लाइसेंस के तहत जारी फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रैंकिंग मशीन के लिए लाइसेंस जारी करता है, अब डिविजनल हेड ने इसको जारी कर दिया है। अब यहाँ पे जो फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जा सकता है? इन दैट पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पोस्टल डिवीजन ओनली। अब जहां पे पोस्टल डिवीजन के हेड ने आपका फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस इशू किया है, सिर्फ उसी पोस्टल डिवीजन में एनीवेयर इन इंडिया, भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं। एनीवेयर इन दी सर्कल, सर्कल में आप कहीं भी कर सकते हैं। एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, संसार में आप कहीं भी कर सकते हैं। तो आप संसार में तो चलिए नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, केवल उसी डिवीजन में जिस डिवीजन के सुपरिटेंडेंट ने वो आपका लाइसेंस इशू किया है, उसी डिवीजन में आप इसका यूज कर सकते हैं। किसी अन्य डिवीजन में नहीं कर सकते हैं। भारत में भी आप कहीं नहीं जाके कर सकते हैं, किसी और सर्कल में नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। स्टैम्प्स अदर दैन इंडियन स्टैम्प्स विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज, भारतीय टिकटों के अलावा अन्य टिकट जिन्हें डाक के भुगतान के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है, यानी कि डाक भार के भुगतान के लिए जिनका यूज आप नहीं कर सकते हैं। शैल बी डिफेस्ड, शैल नॉट बी डिफेस्ड, शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द आर्टिकल, या फिर सच आर्टिकल शैल बी डिटेन्ड बाय द पोस्ट ऑफिस। तो ऐसे आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर ऐसे डाक टिकट लगे हुए हैं जो आपके भारतीय डाक टिकटों के अलावा अन्य डाक टिकट हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, विरूपित किया जाएगा, या विरूपित नहीं करना चाहिए, लेख से उनको हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे लेख जो होंगे उनको डाकघर के द्वारा डिटेन कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उनको विरूपित नहीं करना है। अब विरूपित क्या चीज होती है, अब जब भी आप आर्टिकल के ऊपर, ठीक है, कोई भी आर्टिकल है उसके ऊपर आपने पोस्टेज स्टैंप लगा दिया है, अब यहाँ पे आर्टिकल आपने भेज दिया, अब हो सकता है कोई मेरे जैसा वो क्या कर सकता है, उस आर्टिकल के ऊपर से वो स्टैंप को निकाल सकता है। अब किसी को क्या पता कि वो पहले यूज हो चुकी है या यूज नहीं हुई है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इन जो डाक टिकट आप उसके ऊपर चिपकाते हैं उनको विरूपित किया जाता है। उनके ऊपर डेट स्टैंप लगाए के उनको विरूपित किया जा सकता है, या पेन का यूज करके क्रॉस किया जाता है उसको, ठीक है, कि अभी ये यूज हो चुकी है। अब यहाँ पे अगर उसके ऊपर स्टैंप लग गई है या उसके ऊपर पेन से आपने निशान लगा दिया है तो सामने पता चलेगा ये पहले यूज हो चुकी है, तो उसको कहते हैं विरूपित करना। लेकिन अगर वो भारतीय डाक टिकटों के अलावा अन्य डाक टिकट हैं तब उनको विरूपित नहीं करना है, उनको डिफेज नहीं करना है। Every postal article has to be date stamped with at least, प्रत्येक डाक लेख पर कम से कम कितने डाक घरों की तारीख मोहर होनी चाहिए, 5 पोस्ट ऑफिसेज, 4 पोस्ट ऑफिसेज, 3 पोस्ट ऑफिसेज, या फिर 2 पोस्ट ऑफिसेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास 2 पोस्ट ऑफिसेज की एटलीस्ट इसके ऊपर तारीख मोहर होनी चाहिए। और ये जो 2 पोस्ट ऑफिसेज हैं आपके कौन कौन से होंगे, एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग जहाँ से आर्टिकल को आप भेज रहे हैं, दूसरा आपका ऑफिस ऑफ डिलीवरी जहाँ से आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। कम से कम इन 2 डाक घरों की तारीख मोहर हर एक आर्टिकल के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस्ड टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन, विदेशों को संबोधित लेखों के मामले में जो पता लिखा जाना चाहिए वो कैसे लिखेंगे, देवनागरी लेटर्स एंड रोमन नुमेरियल्स, रोमन लेटर्स एंड रोमन नुमेरियल्स, अरबिक लेटर्स एंड रोमन नुमेरियल्स, या फिर रोमन लेटर्स एंड अरबिक नुमेरियल्स। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, डी। आपके पास जब भी विदेशों को कोई आपने आर्टिकल भेजना है तो उसके ऊपर जो पता लिखा जाएगा उसको रोमन अक्षरों और अरबी अंकों में लिखा जाता है। रोमन लेटर्स होंगे, अरबिक नुमेरियल्स होंगे, ध्यान रखना है नुमेरियल्स कौन से हैं, अरबिक, और लेटर कौन से हैं, आपके जो अक्षर हैं वो कौन से होंगे, रोमन भाषा में होने चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास डी। Which is not true regarding postage restaurant, पोस्टेज रेस्टोरेंट क्या चीज़ होती है, बार बार ये आ जाता है कहीं ना कहीं से क्वेश्चन, कहीं ना कहीं दिख ही जाता है क्वेश्चन पेपर में पोस्ट रेस्टोरेंट वाला, या यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑफिस ऑफ डिलीवरी में इसको कितने समय के लिए रोक के रखा जाएगा, या फिर ये बात बोली जाती है कि क्या आपके पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेसी है उसका नाम पता होगा, क्या उसके ऊपर जो डाकघर वितरण वाला है उसका नाम पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसके संबंधित पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या पूछा जाता है, अगर वीपी आर्टिकल है तब उसको कितने समय के लिए ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोका जाएगा, या फिर नॉर्मल वाला है वीपी को छोड़कर, नॉर्मल क्या वीपी को छोड़कर, चाहे वो इंश्योर्ड है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, चाहे वो स्पीड पोस्ट है, चाहे वो ऑर्डिनरी है, कितने समय के लिए रोक के रखा जाता है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कौन सा पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल जो होता है उसके बारे में सही नहीं है। सबसे पहले इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स, सबसे पहले इसका उद्देश्य अजनबियों और यात्रियों द्वारा उपयोग करना है। दे कैन नॉट यूज इट आफ्टर 3 मंथ्स, वे 3 महीने के बाद इसका यूज नहीं कर सकते हैं। सच आर्टिकल्स केप्ट इन डिपॉजिट फॉर 1 ईयर इन पोस्ट ऑफिस, इनको पोस्ट ऑफिस में 1 साल तक रोके रखा जा सकता है। देयर मस्ट बी नेम एंड एड्रेस ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन सच आर्टिकल्स, इसके ऊपर डाक घर का नाम और पता होना चाहिए। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हमारे पास नोट ट्रू बताना है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास सी, ये सही नहीं है। सच आर्टिकल इज केप्ट इन 1 ईयर फॉर पोस्ट 1 ईयर इन पोस्ट ऑफिस।
तो आपके जो भी पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स होते हैं इनको 3 महीने से यहाँ पे पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल को 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए आप उसमें पोस्ट ऑफिस में रोक के नहीं रख सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे बात करें जो ट्रैवलर्स होते हैं या स्ट्रेंजर्स होते हैं जो अजनबी होते हैं वो इसको 3 महीने के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास देखिए पहली ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अजनबियों और ट्रैवलर्स जो होते हैं, यात्री होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, उनके लिए होता है। और वह 3 महीने के बाद इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ऑफिस में, इनको 1 महीने के लिए रोक के रखा जा सकता है। अगर वीपी आर्टिकल है तो सिर्फ 7 दिन के लिए। और देयर मस्ट बी नेम ऑफ एड्रेसी एंड पोस्ट ऑफिस ऑन सच आर्टिकल्स, इसके ऊपर एड्रेसी का, प्राप्तकर्ता का और पोस्ट ऑफिस का नाम जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी। Which of the following is not true with respect to post box? निम्न में से कौन सा पोस्ट बॉक्स के संबंध में सत्य नहीं है? प्रेस्क्राइब्ड रेंट इज टू बी पेड इन एडवांस बाई रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स। सबसे पहले निर्धारित किराए का भुगतान पोस्ट बॉक्स के किराएदार द्वारा अग्रिम में किया जाना चाहिए। नहीं, अगर आपको पोस्ट बॉक्स किराए पर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस में उसके लिए आपको उसका किराया देना पड़ेगा। उसके बाद रेंटर कैन डिमांड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स अलॉटेड टू हिम और हर। किराएदार उसके आवंटन पोस्ट ऑफिस जो भी पोस्ट बॉक्स होगा वो यहाँ पे मांग कर सकता है कि उसको उसी स्पेसिफिक नंबर का पोस्ट बॉक्स दिया जाए जो वो चाहता है। अगर उसको 5 नंबर का चाहिए, वो बोल रहा है 5 नंबर का चाहिए, तो उसको वही दे दिया जाएगा। रेंटर इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम एनी रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के आवंटन के संबंध में किराएदार किसी भी वापसी का दावा करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। एन एप्लीकेशन टू दी पोस्ट मास्टर शैल बी रिटर्न टू अवेल सच फैसिलिटी। आपके पोस्ट बॉक्स की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको पोस्ट मास्टर को रिटर्न में आवेदन पत्र देना होगा। तो यहाँ पे आपके आवेदन पत्र के साथ आपको क्या देना है? यहाँ पे उसका जो भी एडवांस में डिपॉजिट आपको करना है, उसका रेंट जो है वो एडवांस में देना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, एडवांस में आपको रेंट उसका देना पड़ेगा। उसके बाद आपका रेंटर जो है, जो भी किराएदार है, वो किसी भी प्रकार की वापसी के लिए, रिफंड के लिए दावेदार नहीं रहेगा। और वो रिटर्न में, अगर उसको ये फैसिलिटी चाहिए तो रिटर्न में पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। यहाँ पे गलत क्या चीज़ है? रेंटर कैन डिमांड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्स अलॉटेड टू हिम और हर। वो ये मांग नहीं कर सकता कि उसको पर्टिकुलर नंबर का या पर्टिकुलर किसी रो में ही उसको ये पोस्ट बॉक्स दिया जाए, वो पोस्ट ऑफिस की मर्जी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट बैग्स आर अवेलेबल इन। पोस्ट बैग्स होते हैं कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? ऑल ब्रांच ऑफिसेज, ऑल सब ऑफिसेज, उसके बाद आपके पास ऑल डिलीवरी ऑफिसेज या फिर ऑल आरएमएस ऑफिसेज। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज, जितने भी आपके वितरण डाकघर होते हैं, वितरण डाकघर यानी कि जहाँ पे आपके लेटर्स का वितरण किया जाता है, डिलीवरी का काम किया जाता है, वहाँ पे आप ये वाली सुविधा जो है वो ले सकते हैं। अब पोस्ट बैग की, पोस्ट बॉक्स की अगर बात की गई होती तो वो आपके द्वारा हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जिन डाकघरों में निर्धारित किया जाएगा, सिर्फ वहीं पे वो फैसिलिटी आपकी अवेलेबल रहेगी। दोनों में ध्यान रखना है, पोस्ट बैग आपके हर एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, वितरण डाकघर में उपलब्ध है, और पोस्ट बॉक्स आपके हेड ऑफ सर्कल के द्वारा जो निर्धारित किए जाएंगे सिर्फ वहीं पे उपलब्ध होगा। चाहे यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज में उपलब्ध है, चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है या नहीं है, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होगा, लेकिन पोस्ट बॉक्स आपका सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध नहीं होगा। Which of following is not true regarding डायरेक्ट पोस्ट? आपके जो प्रत्यक्ष पोस्ट होती है, डायरेक्ट पोस्ट होती है, निम्न में से कौन सा उसके संबंध में सत्य नहीं है? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 1000 आर्टिकल्स, लेखों को जब आप पोस्ट करेंगे, अब देखिए आपकी ये क्या हो गई? डायरेक्ट पोस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या होती है? विल मेल सर्विस, ठीक है, एक हो जाएगी। और एक होती है आपकी नेशनल बिल मेल सर्विस। तो यहाँ पे क्या मेन चीज़ है, ये पूछा जाता है बार बार कि मिनिमम कितने आर्टिकल्स होने चाहिए अगर आप डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू उनको पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट पोस्ट है तो 1000 होने चाहिए, अगर विल मेल सर्विस है तो 5K होने चाहिए, 5000 होने चाहिए, नेशनल बिल है तो आपके 10000 होने चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले यही ऑप्शन बोली गई है कि डायरेक्ट पोस्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 1000 आर्टिकल्स होनी चाहिए, बिल्कुल ये सही बात है। लेंथ एंड विड्थ शैल नॉट एक्सीड A3 साइज। अब देखिए डायरेक्ट पोस्ट के तहत आप जितने भी आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई होगी, उसका आकार कैसा रहेगा? A3 साइज के होने चाहिए, बिल्कुल सही है। आर्टिकल शैल हैव प्रॉपर एड्रेस, आर्टिकल के ऊपर बिल्कुल उचित पता होना चाहिए, ऊपर के सभी। अब कौन सा सत्य नहीं है? सी ऑप्शन आपकी सही नहीं है, ये आपकी ठीक नहीं है। आप डायरेक्ट पोस्ट के तहत जब भी आर्टिकल्स को पोस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें आपके आर्टिकल्स के ऊपर कोई भी नाम या पता नहीं होता है, अनएड्रेस्ड आर्टिकल्स होते हैं लेटर मेल के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा आपके पास? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
बीच पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल थ्रू IPPV मोबाइल ऐप। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आपको कौन सी सेवा मिलती है? NSC, KVP, APY या फिर RD ऋण, RD पर ऋण यानी कि आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, KVP किसान विकास पत्र, APY अटल पेंशन योजना। तो यहाँ पे ये आपकी तीनों उपलब्ध नहीं है। RD के ऊपर आप लोन ले सकते हैं। डी ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। और इसी के साथ हम जीके वाले क्वेश्चंस भी इसके कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज, पृथ्वी के सबसे निकट अगर कोई तारा है वो कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस या फिर आपका है सन, रवि जो होता है, ठीक है, सूरज जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा यह आएगा आपके पास बी, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट स्टार है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। जादूगुड़ा माइंस आर फेमस फॉर, तो जो जादूगुड़ा की खदानें हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध हैं? आयरन और, ठीक है, जो कच्चा लोहा होता है उसके लिए, यूरेनियम और, निकल और, या फिर बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, यूरेनियम और के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ पंचायत इज डिसॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, यदि पंचायत भंग हो जाती है किसी भी वजह से तो कितने दिन के भीतर चुनाव जो है वो दोबारा होना चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 6 या फिर 1 महीना? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास 3 महीने के अंदर अंदर ये आपका होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने के, सॉरी यहाँ पे 6 मंथ इसका सही आंसर होगा। 6 महीने के अंदर आपका दोबारा से चुनाव जो है वो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ऑप्शंस है आपके पास हुकम सिंह, GV मावलंकर, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर वाल राम भगत। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास GV मावलंकर। तो हम जीके के क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। आप यहाँ पे देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद आपका संविधान से रिलेटेड हो सकता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड होगा, आपके नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन होगा, खेलों से संबंधित एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट से संबंधित क्वेश्चन एक होगा। तो ये सारे क्वेश्चन अगर टॉपिक आपने कवर कर लिए तो मोस्टली आपके 8 या 9 क्वेश्चन जो हैं वो सही हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विंबलडन जो है, विंबलडन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब ये विंबलडन है क्या चीज़? एक ट्रॉफी होती है, किस खेल से संबंधित है वो हमें बताना है, फुटबॉल, चेस, टेनिस या फिर गोल्फ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास टेनिस से ये संबंधित है। 45th का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास सी, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर किसकी यहाँ पे यूनिट है? तो यहाँ पे देखिए अगर ईयर इसके साथ लगा है तो हम सोच सकते हैं कि ये समय का हो सकता है, इसका इकाई हो सकती है। ऑप्शंस क्या बोलेंगे? लाइट, अब लाइट भी इसमें दिए थे, ये भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, टाइम ट्रैवल या फिर डिस्टेंस। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास डी, डिस्टेंस के यूनिट है। लाइट ईयर क्या होता है? अब देखिए मैंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी थी कभी, तो यहाँ पे लाइट ईयर होता है आपका डिस्टेंस जो आपके लाइट के द्वारा तय किया जाएगा 1 साल में। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस आपका हो जाएगा, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील ऑफ हड़प्पा कल्चर। निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं दर्शाया गया था? कौन से नहीं मिले थे? गाय, हाथी, गोंड या फिर उसके बाद आपका है बाघ। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास है गाय के, उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं मिले हैं, ठीक है। मोहरें जो थी उनके ऊपर कोई भी आपके इस गाय वाले थे जो भी वो आपके नहीं मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोलेंगे? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट डेविस, फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर फोर्ट एंजेलो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था ये अंग्रेजों के द्वारा पहला बनाया गया किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन गिविंग क्लियर मैसेज टू अदर एट वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दूसरों को स्पष्ट संदेश देने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कौशल है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? कम्युनिकेशन है, अपीयरेंस है, अटेंडेंस है या फिर रिस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास कम्युनिकेशन जो है वो सही होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई? गीतांजलि क्या है? आपकी जो बुक है, ठीक है, किसके द्वारा इसको लिखा गया? काव्य है। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ
रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन इसमें से लिया गया है या फिर वंदे मातरम इसमें से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गीतांजलि में से कौन सा लिया गया है, राष्ट्रीय गान या फिर राष्ट्रीय गीत लिया गया है? इसके लेखक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपकी जो है सही हो जाएगी। ये था हमारे पास बिहार और पंजाब सर्कल का क्वेश्चन पेपर। तो आप देख सकते हैं एमटीएस का कितना आसान आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन ये आपके पीए और पोस्टमैन के एग्जाम का क्या है, एक तरह का आपका रिवीजन है, आपको अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके वॉल्यूम 5 में से बहुत सारी डेफिनेशंस को कवर कर रहे हैं। और अब देखिए पोस्टमैन का एग्जाम आप देने वाले हैं तब तो आपको ये करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पहला पेपर ही आपका एमटीएस का होने वाला है, उसी के मार्क्स आपके पोस्टमैन में जुड़ने वाले हैं। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, आप कर लीजिए इसको। और पीए के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर कर लेना है। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आप हमारी क्लासेस में जुड़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स यहाँ पे वहाँ पे हम आपको इनकी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में डेली आपको लेक्चर मिलता है, एग्जाम आपको दिए जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी करवाते हैं। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।